Yes, good morning, class. Welcome to SD Commerce Career Sector 10 Panchkula. This is CA Dheeraj Goyal here and hope so you are doing well. In the last lecture, सर हम लोगों ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 कंप्लीट किया था ग्रुप 2 का. दैट मीन्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट हमारे लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 4, जिसमें आपने कंटिजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट के बारे में रीड आउट किया कि फर्स्ट ऑफ ऑल सर जो आफ्टर द बैलेंस शीट हमारी जो कंटिजेंसीज रेज हो रही हैं या आफ्टर द बैलेंस शीट जो हमारे इवेंट्स हो रहे हैं, क्या हम उन इवेंट्स को बैलेंस शीट डेट को क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे या नहीं करेंगे. तो हमने दो तरह के इवेंट्स यहां पे पढ़े सर. कुछ होते हैं एडजस्टिंग इवेंट्स एंड एक होते हैं नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स. तो नॉर्मली विद क्वेश्चंस आप लोगों ने इसको सॉल्व आउट किया एंड मेरे पास लिटरली चलो डाउट्स भी आए. अच्छी बात है कि आप लोग साथ साथ क्वेश्चंस भी करते जा रहे हैं प्लस कंटेंट भी कवर करते जा रहे हैं. आपके लिए बहुत बेटर होगा. दैट मीन्स ये 1 मंथ कमिंग 1 मंथ जो आप लोग कर रहे हैं सर, स्टार्टिंग का 1 मंथ आपके लिए थोड़ा सा क्वाइट हार्ड होगा, बट अगर इसको आप प्रॉपर वे से यूटिलाइज करेंगे तो यही आपकी क्या बनेगा, स्ट्रेंथ बनेगा सिलेबस कंप्लीशन के लिए भी प्लस आपकी ओवरऑल रिवीजन के लिए भी. एंड ऐसे ही आज आपके लिए मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 5 कंप्लीट करवाऊंगा. सर आप कह रहे हो आज पहले ही कंप्लीट करवाएंगे, है ही सर अपने आप में इजी. दैट मीन्स इतना कोई बड़ा कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि मैं आपके सामने कहूं कि जिसको 2 दिन या 3 दिन लगेंगे. सर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं. मैं पहले स्टार्टिंग में वही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको करवा रहा हूं जिसको सुनने से ही जस्ट एंड आप तो उसको बेटर वे से अपनी कॉपी पे लिख भी रहे हैं. सर आपकी तो मतलब और अच्छे वे से प्रैक्टिस होनी चाहिए. मैं तो कह रहा हूं कि जस्ट मेरे कंसेप्ट सुनने से ही आप उसको बहुत बेटर वे से समझ पाएंगे. क्लियर? क्योंकि सर इतने इजी कॉन्सेप्ट्स हैं जो AS4 के अंदर हमने करे या AS5 जो आपके साथ मैं आज डिस्कस करूंगा. क्योंकि सर उसके क्वेश्चंस तो नॉर्मली थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं जो आप स्कैनर में से या मॉड्यूल में से बड़े आराम से कर सकते हैं. एंड कुछ क्वेश्चंस मैंने साथ में इसी PDF के अंदर क्या कर दिए, मर्ज कर दिए सो दैट आप अपनी प्रैक्टिस कर सके. बट फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज जरूर है कि सर आज जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जस्ट एंड जस्ट यू हैव टू रिटेन द कॉन्सेप्ट ओनली. सर क्वेश्चंस आपके पहली बार में सर सही होंगे, कोई भी आपकी गलती नहीं होगी. गारंटी है कि सिर्फ और सिर्फ अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया तो. इज दैट क्लियर? ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद अवर नोट्स. सर हमारा पैटर्न एज इट इज वही है जो सर पहले था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का. सर कॉन्सेप्ट करेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्लियर आपको कुछ क्वेश्चंस या कुछ पॉइंट्स आपके साथ बीच बीच में डिस्कस करता रहूंगा. क्लियर? सो सर आज का हमारा टॉपिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 5. सर बहुत ही इजीएस्ट एंड लॉट ऑफ टाइम सर हम ये चीज देख चुके. दैट मीन्स अकाउंटिंग के अंदर जब हम बुक कीपिंग करते हैं या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं तो ये सारी आइटम्स हम ऑलरेडी डील करते हैं. बट सर हमने पहले प्रॉपरली इतना अच्छे वे से डील नहीं किया होगा जितना हम बेटर वे से इसको यहां पे समझेंगे. दैट मीन्स जितना हम प्रॉपर वे से इसको यहां पे करेंगे सर, पहले में भी शायद हमने वो चीज ऐसे वे से ना करी हो. आइए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 5. सर आज कलर चेंज कर लो थोड़ा सा. लो जी, चलो रेड कलर पे वापसी. हाँ जी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 नाम क्या है जी? नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड. सर एक तो करंट पीरियड का जो आप प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालेंगे, प्रायर पीरियड आइटम्स जो आपकी होती हैं. क्लियर? प्रायर पीरियड आइटम्स एंड चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज. मतलब सर इस टॉपिक के अंदर मैं एक्चुअली आपके साथ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शेयर करूंगा. प्योरली मुझे कोई मतलब नहीं है बैलेंस शीट से, प्योरली आपके साथ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही क्या करूंगा, मैं शेयर करूंगा. क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस के रिलेटेड ही आपके ये पॉइंट्स हैं. क्लियर? सर दैट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हुए, SPL स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हुए सर यहां पे हमारे पास 3 वर्ड्स हैं जो यहां पे हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. एंड 2 वर्ड्स अलग हैं जो मैं आपके साथ क्या करूंगा, शेयर करूंगा. आइए सर नाम के साथ साथ इसको प्रॉपरली समझ भी लेते हैं कि हम यहां पे पढ़ने के वाले. क्लियर? ऑब्जेक्टिव AS5 डिस्कसेस. क्या डिस्कस करेगा सर? एक तो प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ. सर बेसिकली AS5 आपको प्रेजेंटेशन सिखाएगा, डिस्क्लोजर सिखाएगा कि नॉर्मली जब आप अपना SPL बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, तब आपने उन आइटम्स को
प्रेजेंट कैसे करना है, दैट मीन्स शो कैसे करना है, एंड प्लस सर उनका कोई डिस्क्लोजर अगर कोई सेपरेटली नीडेड है, क्या कोई डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड होगा उस केस में, तो अगर डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है तो वो क्या क्या डिस्क्लोजर्स होंगे जो हमें वहां पे दिखाने पड़ेंगे। तो प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर में नंबर 1 ऑफ सर्टेन ऑर्डिनरी एक्टिविटीज और ब्रैकेट में हमने क्या लिखा, एक्सेप्शनल आइटम्स ऑल्सो, क्लियर, एक्सेप्शनल आइटम्स ऑल्सो एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज एंड थर्ड इज प्रायर पीरियड आइटम्स। मतलब सर हमने ये 3 वर्ड्स की प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर सीखने हैं कि अगर कोई प्रायर पीरियड आइटम है जो कि सर प्रीवियस ईयर की थी बट करंट ईयर के अंदर क्या हो रही है, रिकॉर्ड हो रही है, यू हैव टू जस्ट रिटेन द लैंग्वेज, द डेफिनेशन ऑफ दीज 3 वर्ड्स। अगर ये 3 वर्ड्स की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई, दैट मीन्स आपको सर ये सारा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो गया। फिर आपको अगेन दोबारा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, जस्ट यू हैव टू रिटेन द डेफिनेशन कि सर प्रायर पीरियड आइटम कौन सी होती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज कौन सी होती हैं, आइटम्स कौन सी होती हैं, या एक्सेप्शनल आइटम्स कौन सी हैं। क्योंकि सर प्रेजेंटेशन में तो जस्ट एक फॉर्मेट है, फॉर्मेट हम देखेंगे एंड दैट्स इट एंड नथिंग एल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू डिसाइड वेदर द गिवन आइटम इज एक्सेप्शनल आइटम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम और प्रायर पीरियड आइटम। क्योंकि जब तक मुझे ये डिफरेंस क्लियर नहीं होंगे कि मेरे 3 वर्ड्स में से कौन सा ये वर्ड है, कौन सी ये आइटम है, सर तब तक मैं इसका कोई प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर कर ही नहीं पाऊंगा, क्लियर। एंड सेकंड इज सर आपको हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी सिखाएंगे। किसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट प्रेजेंटेशन, ये वर्ड क्या लिखा हुआ है, प्रेजेंटेशन, तो वर्ड आगे पीछे लिखे हुए हैं, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ किसका सर, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, क्लियर, एंड चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो अगर मैं साफ साफ अपने अलग नोटिंग में यहां पे नोट डाउन करूं कि सर मैं आपको आज क्या पढ़ाने वाला हूं, तो आइए आपके साथ एक हल्की सी लुक दोबारा यहां पे क्लियर कर देता हूं सो दैट आपको जल्दी जल्दी कोई दिक्कत ना आए, क्लियर। सर एक्चुअली आज आप हमें 3 वर्ड्स एक तो ये पढ़ाने वाले हैं, क्या सर, 1 इज एक्सेप्शनल आइटम्स, कि जितनी भी हमारी एक्सेप्शनल आइटम्स हैं सर इनकी हम क्या सीखेंगे, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, क्लियर, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। एंड सेकंड यहां पे हम सीखेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, क्लियर। एंड थर्ड हम सीखेंगे सर प्रायर पीरियड आइटम्स। एंड सर हमें आप क्या सिखाओगे, एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ किस चीज का सर, नंबर 1 चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, जितने भी आपके अकाउंटिंग एस्टिमेट चेंज होते हैं, एंड सेकंड चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। सर एक्चुअली ये मेरा AS5 है, आपके सामने मैंने वो सारा चार्ट दोबारा बना दिया कि मैं ये 5 कॉन्सेप्ट आपके सामने डिस्कस करूंगा एंड यू हैव टू रिटेन ओनली द डेफिनेशन ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स एंड वंस ऑल द डेफिनेशंस आर क्लियर टू यू, अगर आपने एक बार सारी डेफिनेशंस को क्लियर कर लिया देन आपको जस्ट कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है एंड नथिंग एल्स। क्योंकि सर फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे आप ये बताओ कि सर अकाउंटिंग एस्टिमेट का चेंज होना क्या मतलब, एक्सेप्शनल आइटम होती क्या है, ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज क्या है, या ऑर्डिनरी एक्टिविटीज का मतलब क्या है। तो जब तक आपको इसके डेफिनेशंस क्लियर नहीं होंगी तब तक सर आपको AS5 क्लियर नहीं होगा। बट सर AS5 जितना इजी है सर, जितना इसको मैं पहले मुश्किल समझता था कि सर ये ऐसे पॉइंट इसमें डील करने पड़ते हैं, बट बाद में जब इसको पढ़ाया, जब बाद में इसके प्रॉपर नोटिंग आपको करवाई तो देखा सर ये तो है ही कुछ भी नहीं है, ये तो सिर्फ एक सर डेफिनेशन बेस्ड है कि अगर आपको डेफिनेशन क्लियर है आप उसी के बेसिस पे प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर बता दोगे। तो वही काम हमने यहां पे करना है। आइए सर ये 5 आइटम्स हमें समझ में आ गई कौन कौन सी। अब सर 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नेट प्रॉफिट और लॉस
फॉर द पीरियड का मतलब क्या होगा? सर फॉर द पीरियड मतलब सर जिस साल का आप बना रहे हो, लाइक सर 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक का अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हैं तो वहां से जो नेट प्रॉफिट एंड लॉस निकल के आएगा दैट इज कॉल्ड एज नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड। फॉर द पीरियड मींस जिस टाइम पीरियड के लिए आप वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं। all the items of income and expenses all the items of income and expenses which are recognized in the financial year should be part of profit and loss account for the period। सिंपल सी बात है सर, अगर वो एक्सपेंस अगर वो इनकम उस साल में रिकॉग्नाइज की गई, बुक्स में रिकॉर्ड करी गई, तो सिंपल सी बात है सर वो उस साल के प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट भी बनेगी। क्योंकि सर जितने भी आपके नॉमिनल अकाउंट हैं, कहने की बात ही नहीं सर, जितने भी आपके नॉमिनल अकाउंट हैं अगर वो बुक्स में एंट्री गई तो नेचुरली सर वो नॉमिनल अकाउंट कहां पे जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। सर इसको तो नेचुरली आपको बताने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर हैं सर डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस में थोड़ी आए। पहले उनकी जर्नल हुई, जर्नल के बाद उसके लेजर्स मेंटेन हुए, तब जाके वो लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या हुए? शिफ्ट हुए। तो नॉर्मली सर कहने की बात क्या हुई कि अगर उस साल में इनकम एंड एक्सपेंडिचर को रिकॉग्नाइज किया गया तभी वो प्रॉफिट एंड लॉस में आए। क्लियर? एंड नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड इंक्लूड्स, सर एक्चुअली जो आप नेट प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं वो एक्चुअली प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम दो तरीके से होता है। एक होता है ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। क्लियर? ऑर्डिनरी मींस सो जो मेरी डेली की एक्टिविटीज बेस्ड है। क्लियर? जो मेरा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में वो एक्सपेंडिचर्स वो इनकम्स नॉर्मली होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। बट सर कुछ प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। क्या वर्ड लिखा हुआ है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। तो मतलब सर मेरे प्रॉफिट एंड लॉस में दो तरीके का प्रॉफिट एंड लॉस है, एक है जो ऑर्डिनरी एक्टिविटी से है एंड एक है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी से है। कहने का मतलब सर हमने तो इतना सा क्लियर है, अगर मैं लास्ट में इसका चार्ट आपको प्रोवाइड करूं तो वो आपको एक समरी चार्ट बाद में प्रोवाइड करूंगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक ऑरली ऐसे ही कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि सर एक उसने कहा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज और एक होती हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। आइए सर पहले तो इसका ही डिफरेंस क्लियर करवाओ, व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डिनरी एक्टिविटीज एंड व्हाट डू यू मीन बाय एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। यस, दीज अराइज इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। ये तो वैसे भी सर जब आपने वर्ड ऑर्डिनरी कहा एंड लॉट ऑफ टाइम सर हम वर्ड ऑर्डिनरी यूज कर चुके, तो वो तो सर होता ही क्या है? इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। क्लियर? सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्टिविटीज इज हाई। सर एक्चुअली ये जो ऑर्डिनरी इसीलिए कही जाती है, इनको ऑर्डिनरी एक्टिविटी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि सर इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है। फ्रीक्वेंसी मतलब ये एक साल में नंबर ऑफ टाइम्स होती है। आप कहते नहीं यार ये तो नॉर्मल है, जैसे मान लो सर सेल करना, सर्विस प्रोवाइड करना या गुड्स की वापसी आना, गुड्स की वापसी करना, सर ये नॉर्मल कोर्स का दैट मींस बिजनेस है। इसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाली बात नहीं है कि मैं कह रहा हूं कि बहुत ही रेयर चांसेस हैं, कभी कभार ये चीज होती है, ऐसा कुछ नहीं है सर। डेली एक्टिविटी है सर, कितने की परचेजिंग होती है, कितने की सेल होती है, कितने की वापसी होती है। सो दिस इज नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। सो दैट्स वाई इट्स फ्रीक्वेंसी इज वेरी हाई, कि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत हाई होती हैं, इसीलिए तो वो ऑर्डिनरी कवर किया जाता है। क्लियर? दीज एक्टिविटीज आर एक्सपेक्टेड टू अकर एज अ पार्ट ऑफ बिजनेस। सर एक्चुअली ये एक्टिविटीज का होना ये काइंड ऑफ पार्ट ऑफ योर बिजनेस है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ये तुम्हारी डेली लाइफ में नहीं होता या ये रेकरिंग नेचर का नहीं है, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा सर, ये तो रेकरिंग नेचर का है, बार बार दैट मीन्स डेली पार्ट ऑफ योर बिजनेस में ऐसी ट्रांजैक्शन पता नहीं कितनी बार होती होंगी, इसीलिए तो आप इसको ऑर्डिनरी एक्टिविटी बोलते हैं। क्लियर? एग्जाम्पल, सेल ऑफ गुड्स, प्रोवाइडिंग सर्विसेज, सेल ऑफ स्क्रैप, इंटरेस्ट इनकम, सैलरी एक्सपेंस, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। सर ये सारी आपकी ऑर्डिनरी एक्टिविटीज, मतलब ये नॉर्मल चलता रहता है सर बिजनेस में। हम कहते नहीं सर, एक होता जी कोई ऐसा इवेंट होना जिसके बारे में बिल्कुल भी सोचा नहीं था, अनएक्सपेक्टेड सर, दैट विल बी कवर्ड अंडर एक्स्ट्राऑर्डिनरी। वो हमारे लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटी हो सकती है, बट सर ये तो हमारी सर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, इसमें कौन सा कोई नई बात है, ये तो डेली हमारे बिजनेस में चलता रहता है। क्लियर? दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। नेक्स्ट इज
अब सर पढ़ने वाली तो ये चीज है, ऊपर तो आपने वैसे ही पढ़ा दिया। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज, एक्टिविटीज विच आर क्लियरली डिस्टिंक्ट, अलग, क्लियरली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द ऑर्डिनरी आइटम्स या ऑर्डिनरी एक्टिविटीज ऑफ द एंटिटी। These are not expected to occur as a part of the business। मतलब सर ये जो एक्टिविटीज हैं इनको हमने अपने बिजनेस का पार्ट नहीं समझा था कि मतलब ऐसा कुछ होगा। क्लियर सर, ये एक्सपेक्टेड नहीं था। अब लेट इट बी सर, ये कोरोना का आना, लॉकडाउन होना, क्या ये एक्सपेक्टेड था? नहीं सर। किसी को पता था कि 4 महीने आपको घर पे या 5 महीने, अभी तो पता नहीं सर कॉन्टिन्यूटी कितना टाइम हमें घर पे बैठना पड़ेगा। किसी को कोई सिचुएशन क्लियर नहीं है सर। इवन हम कहते हैं कि सर हमें एग्जाम्स के बारे में भी क्लियर नहीं है, कि पता नहीं सर व्हाट एवर बी द सिचुएशन, मे बी सर 1 मंथ के अंदर वो सारा कुछ ओपन कर दे, मे बी सर वो 1 मंथ के बाद बिल्कुल ही क्लोज डाउन कर दे। क्योंकि सर दिल्ली के जिस हिसाब से केसेस आते जा रहे हैं 50,000 55,000 के अप्रॉक्स दिल्ली के केसेस आ रहे हैं, तो सर मतलब हालात तो नेक्स्ट बिगड़ते ही दिख रहे हैं ना। क्लियर, पॉजिटिविटी तो दिख नहीं रही, नेगेटिविटी ही दिख रही है। तो सर ये अपने आप में क्या थी? एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी, जिसको हमने बिजनेस के अंदर बिल्कुल भी एज अ पार्ट ऑफ बिजनेस एक्सपेक्ट नहीं किया था। क्लियर, यस, जनरली फ्रीक्वेंसी ऑफ सच ट्रांजैक्शन इज लो। बिल्कुल सर। सर इसकी फ्रीक्वेंसी अगर मैं कहूं लॉकडाउन, क्या हर साल होगा? क्या हर बार होता है? नहीं सर। पता नहीं 100 साल बाद कब जाके अब ये हुआ, एंड नेक्स्ट आगे कब होगा किसी को कुछ भी नहीं पता। सर इसकी फ्रीक्वेंसी तो बहुत ही रेयर, बहुत ही लो होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ आइटम इज बेस्ड ऑन, एक्चुअली सर इन आइटम्स की क्लासिफिकेशन, जो आप ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज बोल रहे हैं, इन आइटम्स की क्लासिफिकेशन डिपेंड करती है, बेस करती है नेचर ऑफ आइटम के ऊपर, एंड नॉट ऑन फ्रीक्वेंसी। सर फ्रीक्वेंसी बेस्ड थोड़ी है। आप कह रहे हो ये नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होता तो ये ऑर्डिनरी एक्टिविटी है, नहीं। मैं तो पहले ही बता चुका कि इसकी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल ही लो है। दैट मीन्स जिसको आपने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि वो आपके पार्ट ऑफ बिजनेस में होगा, दैट मीन्स आपकी डेली लाइफ में होगा, बिल्कुल भी नहीं सर। क्लियर, एग्जाम्पल, एन अर्थक्वेक, सर जैसे अर्थक्वेक का आना, आपकी प्रॉपर्टी की अटैचमेंट होना, जैसे कोर्ट का ऑर्डर आया, कोर्ट ने कहा जी आपकी सारी प्रॉपर्टी अटैच कर ली जाए। सर मैंने तो ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था। क्लियर, या जैसे लिखा हुआ ना कोर्ट ऑर्डर टू टेक द प्रॉपर्टी, या रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, या सीजर, यहां पे गलत लिखा हुआ है, सीजर के स्पेलिंग ये नहीं है। क्लियर, सीजर, सीज करना, सीजर ऑफ द एसेट्स बाय द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट के द्वारा आपके एसेट्स को सीज करना। क्लियर, आर नॉट एक्सपेक्टेड एज अ पार्ट ऑफ बिजनेस। These events may be extraordinary for one entity and may not be for other entity। ये कोई जरूरी थोड़ा कि सर मेरे लिए जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है वो आपके लिए भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होएगी, ये कोई जरूरी नहीं है। ये कभी जरूरी नहीं है सर। क्यों? मेरे लिए वो चीज क्या मैटर करती है, आपके लिए वो चीज क्या मैटर करती है? सर मटेरियलिटी इज एवरीवेयर। तो बेसिकली सर अकाउंट्स के अंदर मटेरियलिटी तो आपकी होएगी ही होएगी। अब मेरे लिए वो चीज एक तरह का सर मतलब काइंड ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, कि मेरी डेली लाइफ में वो चीज नहीं होती थी एंड सडनली वो चीज हुई, जिसको मैंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की तरह क्या किया, ट्रीट किया। बट मे बी सर आपकी लाइफ के अंदर वो चीज ऑर्डिनरी एक्टिविटी हो, आपके डेली लाइफ का पार्ट हो, तो सर मतलब ये एक बहुत ही नॉर्मल सिचुएशन है। क्लियर, दैट मीन्स किसी के लिए वो चीज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है एंड किसी के लिए वो चीज नॉर्मल है, ऑर्डिनरी एक्टिविटी है। दैट डिपेंड्स कि आपको उस चीज के बारे में एक्सपेक्टेशन एज अ पार्ट ऑफ बिजनेस थी, क्या वो आपके ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में डेली होता रहता है, क्या उसकी फ्रीक्वेंसी हाई है आपके लिए, देन इट इज ऑर्डिनरी एक्टिविटी फॉर यू, अदरवाइज इट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी। क्लियर, यस सर। इसकी प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटीज, these activities should be separately disclosed in profit and loss account so as to show the impact on profit and loss, so that कि मैं इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो एक्टिविटीज हैं, नाम से क्लियर हो रहा है, इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज का इम्पैक्ट मेरे प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर क्या पड़ा, मैं उसको शो कर सकूं। दैट मीन्स मेरी करंट ईयर की, मेरे करंट
ईयर की प्रॉफिटेबिलिटी, क्लियर, मेरे करंट ईयर की प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का क्या इंपैक्ट पड़ा, इसको मैं कैलकुलेट कर सकूं, प्लस अपने यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझा सकूं कि मेरा इस बार का प्रॉफिट या लॉस क्यों कम ज्यादा हुआ, बेसिकली क्यों बढ़ गया, क्यों कम हुआ, मैं उसका एक इंपैक्ट अलग से नोट करूं। दैट मीन्स इसको मैं अपनी ऑर्डिनरी एक्टिविटीज में काउंट नहीं करूंगा, इसको मैं सेपरेटली प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर अलग से डिस्क्लोज करूंगा। सर अगर ये ऑर्डिनरी एक्टिविटी होती ना, फिर मैं कोई सेपरेट डिस्क्लोजर ना देता, कोई इसको इंपॉर्टेंस ना प्रोवाइड करता, क्योंकि वो डेली लाइफ का पार्ट तो है। बट सर ये मेरी डेली लाइफ का पार्ट नहीं है, इसको मैं थोड़ी सी वेटेज प्रोवाइड करूंगा, एक एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस प्रोवाइड करूंगा। इज दैट क्लियर? ओके सर। नाउ एक्सेप्शनल आइटम्स का मतलब क्या हुआ? सर आपने एक डिफरेंस तो बहुत अच्छे से क्लियर करवाया। क्या करवाया सर? एक होती हैं ऑर्डिनरी एक्टिविटीज, एक होती हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज, जिसमें आपने बताया सर एक डेली पार्ट ऑफ योर लाइफ है, दैट इज योर ऑर्डिनरी एक्टिविटीज, एंड एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट जिसको आपने एज अ पार्ट ऑफ बिजनेस कंसीडर नहीं किया था, जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है बहुत लो है, क्लियर, तो नॉर्मली दैट विल बी कंसीडर्ड एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम फॉर यू, क्लियर, फॉर यू, बिकॉज दैट डजंट मीन कि अगर वो आपके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो मेरे लिए भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगी, ऐसा कुछ नहीं। देन सर व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेप्शनल आइटम? सर एक्सेप्शनल आइटम इज बेसिकली ऑर्डिनरी आइटम, बट ड्यू टू नेचर, साइज, अमाउंट, क्लियर, वो आइटम को हम ऑर्डिनरी के अंदर ही एक अलग से वेटेज प्रोवाइड कर रहे हैं, क्लियर। वैसे सर वो हमारा पार्ट ऑफ बिजनेस है, दैट मीन्स वो हमारा पार्ट ऑफ बिजनेस है, बट सर ड्यू टू हैवी अमाउंट, ड्यू टू नेचर, ड्यू टू साइज, हम उसको एक एक्सेप्शनल आइटम की तरह ट्रीट कर रहे हैं, एक एक्स्ट्रा वेटेज दे रहे हैं। बट सर दीज आइटम्स आर ऑर्डिनरी आइटम्स, these items are ordinary items, yes, these items, these activities are ordinary activities। सर एक्चुअली है तो ये ordinary activities ही, कि मैं आपको ये कहूं कि सर ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, भूल जो सर, वो कॉन्सेप्ट निकल चुका, ये ऑर्डिनरी का ही एक पार्ट है, क्लियर। दीज आर ऑर्डिनरी एक्टिविटीज एज दे आर एक्सपेक्टेड टू अकर एज अ पार्ट ऑफ बिजनेस। पहली बात तो ये क्लियर कर लो कि मतलब सर ये आपके बिजनेस का ही पार्ट है, बट बेस्ड ऑन साइज, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, दोज एक्टिविटीज रिक्वायर सेपरेट डिस्क्लोजर। सर ये सिर्फ ड्यू टू नेचर एंड साइज, ड्यू टू नेचर एंड साइज, क्लियर सर, इट इज अ रिक्वायरमेंट टू शो इट सेपरेटली, कि बेसिकली हम उसको क्या करें, शो करें अलग से, क्लियर। हाँ जी, नेक्स्ट आगे, यस प्लीज। तो नॉर्मली सर ये हमारी एक्सेप्शनल आइटम्स जो हैं, है तो सर ये ऑर्डिनरी आइटम्स है, तो ये बिल्कुल आपकी ऑर्डिनरी आइटम्स है, बट ड्यू टू साइज एंड नेचर इसको हम क्या कहेंगे सर, एक्सेप्शनल आइटम्स में कवर करेंगे एंड इनका एक सेपरेट डिस्क्लोजर प्रोवाइड करेंगे। देन ऑर्डिनरी एक्टिविटीज, सर मैं आपको पहले बता चुका कि है तो ये ऑर्डिनरी, बट ड्यू टू इट्स साइज एंड नेचर इसकी थोड़ी सी वेटेज देन दैट ऑफ नॉर्मल आइटम से इनकी वेटेज थोड़ी सी एक्स्ट्रा है, इसीलिए इसको सेपरेट डिस्क्लोजर हम क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट इज एग्जांपल्स। सर लाइक इसके अंदर क्या क्या एग्जांपल्स होंगी सर, एम्बेजलमेंट ऑफ कैश, मतलब सर कोई कैश की चोरी होना, वॉलंटरी रिटायरमेंट एक्सपेंसेस होना, क्लियर, एंड रेट्रोस्पेक्टिव इंक्रीज ऑफ सैलरीज होना, या सूट फॉर डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, या कोई पिलफ्रेज, खराब होना, पिलफ्रेज ऑफ स्टॉक। सर ये सारी की सारी आपकी एक्सेप्शनल आइटम्स हैं। दैट मीन्स सर ड्यू टू हैवी अमाउंट, ड्यू टू साइज, ड्यू टू नेचर, हम इनको थोड़ी सी एक्स्ट्रा वेटेज क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, इसीलिए इनको हम अलग से क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, देन दैट ऑफ नॉर्मल आइटम्स, देन दैट ऑफ नॉर्मल ऑर्डिनरी एक्टिविटीज, क्लियर। व्हाट शुड बी डिस्क्लोज्ड? सर एक्चुअली ये तो बताओ कि हमें डिस्क्लोज करना क्या है। डिस्क्लोज द नेचर एंड अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन separately in the profit and loss account and relevant information in notes on accounts। कि मतलब जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है सर, पहली बात तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आप इनको अलग से ट्रीट करेंगे, अलग से इनको प्लस माइनस करेंगे, एंड इनका एक रेलेवेंट इंफॉर्मेशन जो भी आपको चाहिए सर वो नोट्स टू अकाउंट्स में क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। मतलब सर मैं आपको बार बार यही कहना चाहूंगा, है तो ये ऑर्डिनरी आइटम्स ही, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, ऑर्डिनरी आइटम ही है, बट सर ड्यू टू साइज एंड नेचर
इनको एक एक्स्ट्रा वेटेज प्रोवाइड की जा रही है, दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड एज एक्सेप्शनल। एक्सेप्शनल मतलब सर नॉट वेरी कॉमन इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, बट फिर भी सर हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा इस आइटम्स का एक अलग से इंपैक्ट दिखाने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर, कि दैट मींस इन आइटम्स के कारण भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर क्या इंपैक्ट आया, ये चीज मैं अलग से डिस्क्लोज करना चाहता हूं, सो दैट कि यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन आइटम्स को देख के अपनी जजमेंट बिल्कुल सही कर सकें, एक प्रॉपर प्रोफेशनल जजमेंट वो बना सके। आइए नेक्स्ट आया सर प्रायर पीरियड आइटम्स। प्रायर पीरियड आइटम्स के अंदर मींस these are income or expense which arise in the current period। सर बेसिकली वो income और expense जो current period में arise हुए as a result of errors or omissions in the preparation of financial statement of one or more prior periods। सर एक्चुअली ये आपकी कोई previous year की गलतियां हैं, क्लियर, previous year की mistakes हैं, errors हैं, omissions हैं जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते हुए करी थी, बट उनके कारण जो आज आपको इनकम हुई या उनके कारण जो आज आपको एक्सपेंसेस इंकर करने पड़े, दैट एक्सपेंसेस दैट इनकम्स विल बी ट्रीटेड एज प्रायर पीरियड आइटम्स। क्लियर, दिस इनकम और एक्सपेंस इज एक्चुअली रिलेटेड टू द प्रीवियस ईयर। सर एक्चुअली रिलेट तो पिछले साल से करते हैं, बट इट इज रिकॉर्डेड इन द करंट ईयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट because of omission it was not recorded in the previous year or there was an error while recording। मतलब जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे थे, जब आप अपनी एंट्रीज को रिकॉर्ड कर रहे थे, तब आपसे कोई एरर या ओमिशन हुई जिसके कारण वो प्रीवियस ईयर का जो बेसिकली प्रीवियस ईयर का आपका जो एक्सपेंस, क्लियर, या इनकम थी, सर आपकी एरर या ओमिशन होने के कारण जो आपसे मिस हुई, वो गलतियां जो आप सही करने जा रहे हो, दैट विल बी टर्म्ड एज प्रायर पीरियड आइटम्स। क्लियर, जिनको आप करंट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस में क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे, बट सर दैट आइटम्स आर एक्चुअली रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर्स। क्लियर, यस प्लीज, दीज आइटम्स शुड बी डिस्क्लोज्ड सेपरेटली। अगेन मैं इनको नॉर्मली ट्रीट नहीं करूंगा, इनका भी सेपरेटली डिस्क्लोजर दूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, सो एज टू शो द इम्पैक्ट ऑफ प्रायर पीरियड आइटम्स इन द करंट ईयर, कि मेरी करंट ईयर की जितनी भी प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है, सर जैसे यहां पे हम लिखते हैं टू नेट प्रॉफिट, मैं यहां पे सर इसको एक अलग से सेपरेट डिस्क्लोजर दिखाऊंगा, अलग से माइनस करके दिखाऊंगा कि इसमें से प्रायर पीरियड आइटम्स के खर्चे इतने माइनस किए गए, सो दैट जब भी यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस शीट को रीड आउट करें, प्रॉफिट एंड लॉस को देखें, उनको अलग से रिकॉग्नाइज होना चाहिए, अलग से पहचान आनी चाहिए कि ये पर्टिकुलर एक्सपेंसेस वो हैं जो पिछले साल में रिकॉर्ड होने चाहिए थे, बट इस साल इंकर हुए ड्यू टू कोई पिछली गलती के कारण, पिछली ओमिशन के कारण रिकॉर्डिंग में आपने वो नहीं किए, इसीलिए वो प्रायर पीरियड आइटम इस ईयर में क्या हो रही है, रिकॉर्ड हो रही है, जनरली वो इस साल का एक्सपेंस नहीं है। सो दैट एक डिफरेंस क्लियर कर सके कि मतलब ये जो खर्चा किया गया ये ऑन द बिहाफ ऑफ प्रीवियस ईयर किया गया, बट एक्चुअली ये इस साल का खर्चा नहीं है कि आप समझ रहे हो कि इस साल के सर हमारे प्रॉफिट्स डाउन हो गए, डाउन नहीं हुए, ये एक्सपेंसेस डालने पड़ गए इस कारण वो डाउन हो गए, तो इसीलिए मैं एक सेपरेट डिस्क्लोजर वहां पे क्या करूंगा, प्रोवाइड करूंगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट आगे, एरर्स में अकर एज अ रिजल्ट ऑफ, जो भी एरर्स आपकी होंगी सर वो एरर एज अ रिजल्ट ऑफ मैथमेटिकल मिस्टेक इन कैलकुलेशंस, मिस्टेक इन एप्लीकेशन ऑफ कोई अकाउंटिंग पॉलिसी, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट्स, मान लो सर आप कोई फैक्ट्स को मिस इंटरप्रेट कर चुके, फेलियर टू नोटिस, मे बी शायद आपने सर कोई चीज नोटिस नहीं करी जिसके कारण आपको एरर ऑफ ओमिशन हुई, तो जो इस तरह की आपकी एरर्स हैं सर इनके कारण आपकी प्रायर पीरियड आइटम क्या होती है, अकर होती है, जिसको आप करंट ईयर के अंदर सेपरेट डिस्क्लोजर्स प्रोवाइड करके क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट इज ओमिशन मीन्स reliably information was available at the time of preparation of previous year financial statement but the information was not considered। सर एक्चुअली omission होने का मतलब क्या है, उस टाइम मेरे पास इंफॉर्मेशन तो थी
जब मैं पिछले साल की प्रीवियस ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा था तब मेरे पास इंफॉर्मेशन तो अवेलेबल थी, बट मैंने इंफॉर्मेशन को कंसीडर नहीं किया, दैट मींस इग्नोरेंस। सर मैंने बेसिकली इसको क्या किया, इग्नोर किया। क्लियर? नेक्स्ट इज, अब सर मेरे लिए 3 आइटम्स ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी। वन इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, सेकंड इज एक्सेप्शनल आइटम एंड थर्ड इज प्रायर पीरियड आइटम। क्लियर? अब चलते हैं सर नेक्स्ट 4th कॉन्सेप्ट के ऊपर, आपके चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। कि बेसिकली अगर आपके अकाउंटिंग एस्टिमेट चेंज होते हैं तो उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आप क्या करेंगे। लाइक एस्टिमेशन मींस एन अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन। मैं तो पहले ही बोल रहा हूं सर, एक अप्रोक्सीमेशन, मैंने कौन सा एग्जैक्ट वर्ड कहा, एक एस्टिमेट है, एक अप्रोक्सीमेशन है। मेनी आइटम्स इन द फाइनेंशियल्स कैन नॉट बी मेजर्ड एक्यूरेटली, क्योंकि सर आप हर चीज को एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते, और एग्जैक्टली द यूज ऑफ रीजनेबल एस्टिमेट इज एन एसेंशियल पार्ट। ये वर्ड क्या लिखा हुआ है, एसेंशियल। क्लियर? एसेंशियल पार्ट फॉर द प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्योंकि सर आपको देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो करनी है। अब लेट इट बी, मैं कह रहा हूं जी 31 मार्च को आपने अपनी बुक्स क्लोज करनी है, तो नॉर्मली 31 मार्च को क्या करोगे, जबकि खर्चा आपको दिख रहा है, मेरे को एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, तो कोई बात नहीं सर, एक एस्टिमेटेड बेसिस पे डाल देंगे, बट बनाएंगे तो सही। सर कंजर्वेटिज्म हमने पढ़ा है, कंजर्वेटिज्म, प्रूडेंस, जिसमें कहा गया एंटीसिपेटेड लॉसेस को। अब सर मैं तो वर्ड खुद ही बोल रहा हूं, एंटीसिपेटेड, आने वाले लॉसेस, बट ये तो नहीं पता है एक्चुअल लॉस कितना होगा। तो एक जनरल एस्टिमेट, एक अप्रोक्सीमेशन के बेसिस पे मैं आज ही उसकी क्या कर लूंगा, प्रोविजनिंग कर लूंगा। सर दैट इज अकाउंटिंग एस्टिमेट। कि आप तो अपनी बुक्स को वैसे बनाओ कि जैसे मतलब नॉर्मली आपको लॉस हो चुका, कोई बात नहीं सर, जब एक्चुअल लॉस होगा तब अब कम ज्यादा अपने आप कर लेंगे, बट एक एस्टिमेटेड बेसिस पे कुछ तो प्रोविजनिंग करो, कुछ तो डालो ना अपनी बुक्स में। यस, फॉर द प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यूजेज ऑफ एस्टिमेट यूज्ड इन द प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कि बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रेपरेशन करते हुए डज नॉट रिड्यूस द रिलायबिलिटी। कल को आप ये मत समझना कि आपने अकाउंटिंग एस्टिमेट यूज किए तो आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की क्रेडिबिलिटी है, रिलायबिलिटी है, वो रिड्यूस होगी। ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लियर? आपकी रिलायबिलिटी बनी रहेगी, आपकी जो क्रेडिट वर्दीनेस है वो बनी रहेगी, क्रेडिबिलिटी काइंड ऑफ। क्लियर? यस, फॉलोइंग आर जनरल एस्टिमेशंस। सर लाइक यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट, ये तो सर प्योरली आप एस्टिमेट करते हो ना। अब लेट इट बी, मैं कह रहा हूं जी मैंने कार परचेज करी, मैं कह रहा हूं जी मेरे लिए यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट कितनी है, 5 साल, एंड 5 साल बाद इसको मैं निकाल दूंगा। सर किसी के लिए 10 साल है, किसी के लिए 15 साल है, किसी के लिए लाइफ टाइम है। दैट मीन्स पता ही नहीं सर, 20-20 साल तो नॉर्मली लोग अपनी पुरानी कार चलाते रहते हैं, या 10 साल 15 साल। मैं कह रहा हूं जी मेरे लिए 5 साल है, क्यों, मैंने उसको एस्टिमेट किया कि मेरे लिए 5 साल मेरे को दिख रहे हैं। तो ये तो हर पर्सन के लिए क्या है, अलग अलग है। क्लियर? अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स, सर लाइक पीटीडी की प्रोविजनिंग करना, ये भी तो सर अपने आप में अकाउंटिंग एस्टिमेट है। आपको लग रहा है कि इस बार आपके 5% डाउटफुल डेट्स होंगे या 10% होंगे, सर दिस इज प्योर, हुए तो नहीं ना, वो तो जब होंगे तब पता लगेगा, बट दिस इज एन अकाउंटिंग एस्टिमेट। ये तो मेरा एक एस्टिमेट है, एक जजमेंट है मेरी, जिसको मैंने यूज किया, एंड अकॉर्डिंग टू दैट मैंने अपनी बुक्स को क्या किया, क्लोज किया। यस, इन्वेंट्री ऑब्सोलेसेंस, मेरे को लग रहा है कि इन्वेंट्री इस बार इतनी खराब जाएगी। क्लियर? या प्रोविजन फॉर टैक्सेशन या वारंटी एटसेट्रा, या प्रोविजन फॉर रिपेयर्स। सर एक्चुअली जितनी भी तुम प्रोविजन बना के चलते हो ना, जितनी भी तुम प्रोविजंस बनाते हो, ये सारी अपने आप में क्या है, अकाउंटिंग एस्टिमेट है। तो सर अगर कोई अकाउंटिंग एस्टिमेट चेंज हो भी गया तो क्या खास बात है, आपने खुद यहां पे वर्ड कहा था सर दिस इज एन अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्सीमेट, नॉट एग्जैक्टली अमाउंट। तो सर हो सकता है कि आपका एस्टिमेट गलत हो सकता है कि आपने अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू बताई वो गलत हो। सर इतने तो चांसेस पॉसिबल है जी, इतना तो मतलब चलता है सर, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? नेक्स्ट इज, यस, रिवीजन इन एस्टिमेशन इज एक्सपेक्टेड टू अकर। नेचुरली सर आपने जो एस्टिमेशन लगाया, क्या कल को सर इसकी रिवीजन पॉसिबल है? रिवीजन मतलब सर क्या इसको अप करना, डाउन करना, कम ज्यादा करना, क्या पॉसिबल है? बिल्कुल सर, अप्रोक्सीमेट तो है, तो मे बी सर आपको अप्रोक्सीमेट इस बार थोड़ा ज्यादा हो, कम हो, तो ये तो सर पॉसिबल है। हेंस इट इज एन ऑर्डिनरी एक्टिविटी, सर ये अपने आप में एक ऑर्डिनरी एक्टिविटी है, एंड इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी। सर लाइक लास्ट टाइम मैंने जो प्रोविजन डाली थी 5% के हिसाब से, इस बार कह रहा हूं जी मैं प्रोविजन 10% के हिसाब से बनाऊंगा। या मुझे लग रहा था कि मेरी एसेट की लाइफ 5 इयर्स है एंड बाद में मैंने इस साल उसको 8 इयर्स कर दिया, तो सर दिस इज नॉर्मल एक्टिविटी। क्योंकि सर अकाउंटिंग एस्टिमेट चेंज होना अपने आप में एक ऑर्डिनरी एक्टिविटी है, ना कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी। ऑल्सो रिवीजन ऑफ एस्टिमेशन इज नॉट अ प्रायर पीरियड आइटम। सर ये प्रायर पीरियड आइटम भी नहीं है सर, ये बस अपने आप में एक ऑर्डिनरी एक्टिविटी है। क्लियर? चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट शुड बी अकाउंटेड प्रोस्पेक्टिवली। हमेशा जब भी कोई चेंज होगा, लाइक यूजफुल लाइफ चेंज हुई या आपने कोई पीरियड की प्रोविजनिंग चेंज करी, तो ये हमेशा प्रोस्पेक्टिवली होगी, अगले टाइम पीरियड के लिए, नॉट पीछे से, नॉट रेट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट देंगे, नहीं, प्रोस्पेक्टिवली। क्लियर? लास्ट इज सर डिस्क्लोजर्स। इफ द इफेक्ट ऑफ चेंज इन एस्टिमेशन, अच्छा सॉरी, डिस्क्लोजर मतलब अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग एस्टिमेट के चेंज होने पे डिस्क्लोजर क्या देंगे। इफ द इफेक्ट ऑफ चेंज इन एस्टिमेशन इज सिग्निफिकेंट, अगर आपको लग रहा है कि उसका इफेक्ट क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, देन द एंटिटी शुड डिस्क्लोज द नेचर ऑफ चेंज। सर आपको उसका नेचर ऑफ चेंज बताना चाहिए। क्लियर? एंड अमाउंट ऑफ चेंज, कि कितनी अमाउंट होगी। एनी चेंज इन एन अकाउंटिंग एस्टिमेट विच इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ मटेरियल इफेक्ट इज इन लेटर पीरियड शुड ऑल्सो बी डिस्क्लोज्ड। सर समटाइम्स ये होता है कि उसका जो इफेक्ट है, उसका जो इम्पैक्ट है, मे बी एट प्रेजेंट ना हो, उस टाइम पे ना हो, बट बाद में उस चीज के ऊपर इम्पैक्ट आए या इन नियर फ्यूचर उसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिले, तो आप वो भी क्या करेंगे, डिस्क्लोज करेंगे। एक तो होता है जी मैंने अकाउंटिंग एस्टिमेट चेंज किया और ये इम्पैक्ट पड़ा, तो नेचर एंड अमाउंट दोनों डिस्क्लोज करो। सर एक होता है जी मैंने चेंज किया बट जिसका इंपैक्ट अभी नहीं मिला, बट लेटर पीरियड बाद में देखने को मिलेगा, तो वो चीज भी आप वहां पे क्या करेंगे, डिस्क्लोज करेंगे। नेक्स्ट इज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। सर अगर मान लो आपने कोई अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करी, तो अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करते हुए, क्लियर, आप इसको कैसे ट्रीट करेंगे। एज पर AS1 एंटिटी शुड फॉलो द अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंटली। बिल्कुल सर, AS1 ने हमें कहा था, एंड वैसे भी सर हमारी फंडामेंटल अकाउंटिंग एग्जम्पशन है कंसिस्टेंसी, दैट इज अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलोड इन प्रीवियस ईयर शुड बी कंटिन्यूड इन द करंट ईयर ऑल्सो। मैं तो हमेशा यही कहूंगा कि दैट अकाउंटिंग पॉलिसीज आर कंसिस्टेंटली अप्लाइड। एंड इवन सर ऑडिटिंग के अंदर ओपिनियन में हमने पॉइंट पढ़ा था DRP। पी का मतलब क्या था, पॉलिसीज, दैट मीन्स द पॉलिसीज accepted while the preparation of financial statements have been consistently applied। तो वहां पे भी हमने यही पॉइंट पढ़ा था। क्लियर? However, the entity can change accounting policy in the following circumstances। मतलब सर वैसे जल्दी जल्दी हम अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज नहीं करते, बट इफ इट इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ अ स्टैट्यूट, मतलब लॉ की रिक्वायरमेंट है कि आप अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करें, या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है। क्लियर? अकाउंटिंग, सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की ही रिक्वायरमेंट है कि आप अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करें। चेंज इन पॉलिसी रिफ्लेक्ट्स बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, या फिर आप अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी इसलिए चेंज करना चाहते हैं कि आप वहां पे T&F, दैट इज ट्रू एंड फेयर व्यू लेके आना चाहते हैं कि आपकी जो एट प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं सर वो क्रेडिबिलिटी नहीं शो कर रही, दैट मींस वो ट्रू एंड फेयर व्यू शो नहीं कर रही, तो सर उसका कंप्लायंस करने के लिए मुझे अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करनी चाहिए। तो बेटर है कि आप अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करो। क्लियर? दैट मींस ये 3 सर्कमस्टांसेस के अंदर आप अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करेंगे। अदरवाइज वंस ऑप्टेड, दैट मींस पॉलिसी वंस ऑप्टेड मस्ट बी कंसिस्टेंटली अप्लाइड। दैट मींस ये नहीं है कि पहले साल कुछ और, अगले साल कुछ और, अगले साल कुछ और। कंसिस्टेंटली अप्लाइड होनी चाहिए, तब जाके आप अपनी बुक्स को कंपेरेबल कर पाएंगे, तब जाके अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कंपेरेबिलिटी आएगी। क्लियर? अगर ये 3 पॉइंट्स हैं, सर लॉ की रिक्वायरमेंट थी, AS की रिक्वायरमेंट थी, या बुक्स की ट्रू एंड फेयर व्यू को बेटर दिखाने के लिए हमने ये चेंज किया, देन इट विल बी अलाउड, देन इट विल बी अलाउड। क्लियर? नेक्स्ट इज as a practice and Ind AS, clear, change in accounting policy is accounted retrospectively। सर Ind AS के अकॉर्डिंग तो सर आप रेट्रोस्पेक्टिवली भी इफेक्ट दे सकते हैं। मतलब आपने कोई अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करी एंड आपने इवन
पुराने पिछले से भी चेंज करनी है ना, तो पिछले ईयर से भी आप चेंज कर सकते हो, उसका इंपैक्ट करंट ईयर में आप डाल दोगे। बट नहीं सर, एज पर एएस, बट पहले आपको मीनिंग समझा दूं कि रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या हुआ। रेट्रोस्पेक्टिव मीन्स द एंटिटी शुड recompute the carrying amount as if the new policy is followed from the beginning। कि मतलब जैसे आपने कहा सर पहले आप अच्छे खासे एसएलएम मेथड लगाते थे, आज आप डब्ल्यूडीवी में शिफ्ट कर गए विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, विद रेट्रो बढ़िया ध्यान रखना, मैं इंडेस के पॉइंट से कह रहा हूं, विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। तो आप अपनी एसेट की कैरिंग अमाउंट निकालेंगे, आप अपनी एसेट की, सर एक मिनट, आप अपनी एसेट की कैरिंग अमाउंट निकालेंगे जैसे कि आप स्टार्टिंग से WDV यूज कर रहे हैं। क्लियर? तो नॉर्मली जैसे आप स्टार्टिंग से ही WDV यूज कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड एज रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। मैं अब देखूंगा यहां पे, देखूं क्योंकि सर देखो करंट ईयर से तो चलेगा WDV क्योंकि आप चेंज कर चुके। बात पिछले की है कि पिछले जिन सालों में मैं SLM के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन डालता रहा, अब मैं उन सालों में भी WDV के अकॉर्डिंग टू डेप्रिसिएशन डालूंगा, एंड जो इन दोनों का डिफरेंस होगा उसको करंट ईयर में क्या करेंगे, चेंज दिखाएंगे। कैसे? द सरप्लस और डेफिशिएंसी, क्योंकि नेचुरली सर आप जब इनका SLM के अकॉर्डिंग आप डाल चुके और विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आप WDV में जा रहे हैं, तो नेचुरली आपके पास कुछ ना कुछ सरप्लस आएगा या डेफिशिएंसी आएगी। या तो आपने डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज कर रखी होगी या डेप्रिसिएशन कम चार्ज कर रखी होगी। क्लियर? इन द कैरिंग अमाउंट शुड बी टेकन टू प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब करंट ईयर में वो सरप्लस या डेफिशिएंसी आप डाल देंगे। इन द ईयर ऑफ चेंज इन पॉलिसी, मतलब जिस साल में आपने पॉलिसी चेंज करी। बट सर ये इंडियस के अकॉर्डिंग था, बट आपको मैं पहले बता चुका कि यूजुअली चलता है प्रोस्पेक्टिवली। क्लियर? यस। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, व्हाट पॉलिसी इज चेंज्ड। क्लियर? आपने क्या पॉलिसी चेंज करी, हाउ मच इंपैक्ट ऑन एफएस, इफ इंपैक्ट नॉट असर्टेनेबल, मतलब आप इंपैक्ट को मेजर नहीं कर पा रहे, देन सच फैक्ट आपको वहां पे डिस्क्लोज करना पड़ेगा। रीजन फॉर चेंज इन पॉलिसी, आपने सर वहां पे चेंज क्यों किया, रीजन फॉर चेंज इन पॉलिसी। नो मटेरियल इंपैक्ट इन द करंट पीरियड बट हैज अ मटेरियल इंपैक्ट इन द लेटर पीरियड, जो मैं आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुका। सर मे बी जो आपने पॉलिसी चेंज करी उसका करंट ईयर में कोई फर्क ना हो, बट लेटर पीरियड में आपको उसका इफेक्ट देखने को मिले, तो फैक्ट ऑफ चेंज इन द ईयर ऑफ चेंज, तो आपको वहां पे दिखाना पड़ेगा। ये वर्ड क्या लिखा हुआ है, इन द ईयर ऑफ चेंज, आपको वहां पे देना पड़ेगा। क्लियर? तो ये हमारे अकाउंटिंग पॉलिसी जब चेंज होती है तब ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको वहां पे देनी पड़ेंगी। क्लियर? लो सर, यहां पे आपका एक तरह का कंटेंट क्या हुआ, कंप्लीट। सर यहां तक हमारा कंटेंट हुआ कंप्लीट। अब जस्ट मैंने आपको एक स्पेसिमेन दिखाना है और एक दो क्वेश्चंस जो भी होंगे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। एग्जांपल्स फॉर डिस्क्लोजर ऑफ ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, प्रायर पीरियड आइटम्स। क्लियर? सर सबसे पहले अगर मैं नॉर्मली कहूं यहां तक तो सर आपका ये ऑलरेडी किया होगा, दैट मीन्स आपने प्रॉफिट एंड लॉस SPL बनाई होगी, जिसमें स्टार्टिंग में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस अदर इनकम टोटल रेवेन्यू आया, एंड एक्सपेंसेस के अंदर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एंड ये 4 हेड, मतलब इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, अदर एक्सपेंसेस। सर अब यहां पे गेम शुरू हुई, प्रॉफिट बिफोर क्या, एक्सेप्शनल आइटम्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स, मतलब इसी के अंदर आपकी प्रायर पीरियड आइटम्स भी आ चुकी। तो आइए सर अब क्या करेंगे, बिफोर लिखा हुआ है तो 1 by 1 माइनस करेंगे। पहले मैंने उड़ाई एक्सेप्शनल आइटम्स, तो मेरे पास क्या बचा सर, यहां पे क्या बचा, प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स। सर फिर मैंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम माइनस करी, प्रायर पीरियड आइटम्स माइनस करी, तो मेरे पास क्या आया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर मैंने टैक्स माइनस किया, तब जाके मेरे पास क्या आया, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। एक्चुअली कंपनीज का जो SPL बनता है एग्जैक्टली ऐसे ही बनता है। ये आप सेपरेट डिस्क्लोजर नहीं प्रोवाइड कर रहे, ये देखो आपके सामने तो पड़े। सर एक्सेप्शनल आइटम्स को अलग से ट्रीट किया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को अलग से ट्रीट किया, प्रायर पीरियड आइटम्स को अलग से ट्रीट किया, सो दैट कि जब आपके यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट
इस एसपीएल को देखेंगे तो वो समझ सकें कि हमारी सर बेसिक प्रॉफिटेबिलिटी तो ये थी, उसके बाद हमने एक्सेप्शनल आइटम्स माइनस करी, उसके बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड प्रायर पीरियड आइटम्स माइनस करी, और ये हमने टैक्स माइनस किया, तो जाके हमारे पास लास्ट में ये प्रॉफिट आया। सर दिस इज AS5 कि कौन कौन सी ऐसी आइटम्स हैं जिनको सेपरेटली डिस्क्लोज करना बनता है अंडर द हेडिंग किसके सर? अंडर द हेडिंग एक्सेप्शनल आइटम्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स या प्रायर पीरियड आइटम्स। इज दैट क्लियर? अब एक छोटा सा ये आपके लिए अकाउंटिंग समरी आ गई, AS5 की समरी, जिसके अंदर पांचों ये आपकी ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, प्रायर पीरियड आइटम, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी एंड चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। सर इनकी क्लासिफिकेशन, मीनिंग, कोई स्पेशल कंडीशन, एग्जांपल्स, डिस्क्लोजर, सारा एक पेज के अंदर आपका चार्ट कंप्लीट हो चुका। क्लियर? एंड लास्ट एक क्वेश्चन आपकी सिर्फ क्लियरेंस के लिए मैं यहां पे करवाऊंगा, क्योंकि बाकी सारे क्वेश्चन सर बिल्कुल सिंपल हैं, थ्योरेटिकल हैं, आप अपने लेवल पे बड़े आराम से कर सकते हैं। क्लियर? सो इसीलिए मैंने क्वेश्चंस आपके लिए पेंडिंग छोड़े, क्योंकि सर कंटेंट तो मैं कवरेज कर चुका, कंटेंट तो मैंने आपको क्लियर करवा दिया एंड डेफिनेशंस भी मैंने आपको क्लियर करवाई। अब आप उनको प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखें अपने लेवल पे कि बेसिकली सर अगर AS5 का मेरे सामने क्वेश्चन आया तो जो कंटेंट मैं अब तक सुन चुका, जो कवरेज मैं अब तक कर चुका, उनके बेसिस पे मैं क्या उनको हैंडल कर पा रहा हूं? क्या AS5 के क्वेश्चन मेरे से सॉल्व हो पा रहे हैं? इसीलिए मैं मैक्सिमम प्रैक्टिस आप लोगों से खुद करवाता हूं। एंड इवन कोई ये मत समझना कि रिकॉर्डेड में ये चीज नहीं अवेलेबल होगी सर, इवन फेस टू फेस भी होते तो आप मेरे सामने बैठ के ही खुद क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते। बिकॉज सर अगर सारे क्वेश्चंस ही मैंने करवाने हैं तो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या हुआ, आपकी ओर से क्या कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ? क्लियर? तो नॉर्मली इसीलिए प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आप लोगों के लिए दी जाते हैं, सो दैट आप अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी खुद कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करके लगाएं, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर हो चुके। अब उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई कैसे करना है, आप क्वेश्चन पढ़ के खुद अप्लाई करके देखो। ये आपके लिए एक बहुत बढ़िया पॉइंट होगा कि सर मैं साथ साथ सारे क्वेश्चंस बिल्कुल कंप्लीट करता जा रहा हूं। क्लियर? एक छोटे से एग्जांपल, ताकि आपको ये क्लियर हो कि AS5 का मतलब क्या है, कि आप AS5 क्यों यहां पे इस तरह से इतनी प्रेजेंटेशंस अलग अलग करते हैं, वो चीज आप क्लियर कर सको। इफ X लिमिटेड presents profit and loss statement in the following manner, how do you interpret the result? Let it be सर 2017 में आपका कितना आया प्रॉफिट, 100 करोड़, एंड 2018 में कितना आया, 150 करोड़। सर देखने में तो बड़ा अच्छा लगा, 100 करोड़ से सीधा 150 करोड़, दैट मीन्स 50 करोड़ का इंक्रीमेंट, 50% से प्रॉफिट आपका इंक्रीज होना, मतलब कंपनी बहुत तरक्कियां कर रही है, कंपनी बहुत अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी कमा रही है, तो बहुत ही बढ़िया कंपनी है। आइए, इन जनरल एनी यूजर इंटरप्रेट्स दैट द कंपनी इज परफॉर्मिंग एक्सीलेंटली। बिल्कुल सर मुझे भी यही लगा। एज अ नेट प्रॉफिट इज इंक्रीज बाय 50 करोड़, दैट इज 50%, एंड बेस्ड ऑन द करंट ईयर परफॉर्मेंस यूजर एस्टिमेट्स द नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट एंड टेक इकोनॉमिक डिसीजन। सर अगर मुझे इतनी पिक्चर तुम दिखाओगे, फिर तो जो मैंने इंटरप्रेट किया बिल्कुल सही किया, कि 100 करोड़ से 150 करोड़ हो चुका, तो मतलब 50 करोड़ का प्रॉफिट कमाना, इस हिसाब से तो अगले साल कंपनी बहुत पैसा कमाएगी, बढ़िया इसमें इन्वेस्ट कर दो, पैसा लगा दो। बट जब हमने इसको AS5 के अकॉर्डिंग टू, इफ द सेम कंपनी इसको प्रेजेंट करे, इन फाइनेंशियल्स को प्रेजेंट करे एज पर AS5, तो उन्होंने क्या प्रेजेंट किया कि 2017 में नॉर्मल प्रॉफिट आपके 100 एंड 2018 में नॉर्मल प्रॉफिट आपके 110। सर 30 और 40 तो आपके क्या थे, फिक्स एसेट का प्रॉफिट एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेच के जो आपको प्रॉफिट हुआ, तब जाके वो आपका 150 करोड़ बने। सर अब पिक्चर चेंज नहीं हुई, अब माइंड में कॉन्सेप्ट चेंज हो गया, वो यार 30 और 10 करोड़, मतलब ये 40 करोड़ का प्रॉफिट, ये ऑर्डिनरी थोड़ी है, ये नॉर्मली थोड़ी अक्कर हो रहा है। नॉर्मली तो कितना इंक्रीमेंट हुआ, सिर्फ 10 करोड़ का, क्यों, 100 से कितना हुआ, 110। सर जनरली इंक्रीमेंट, ऑर्डिनरी एक्टिविटी से इंक्रीमेंट कितना हुआ, 10 करोड़ का हुआ, कहां तुम 50 करोड़ बता रहे थे। ये 40 करोड़ तो क्या है, एक्सेप्शनल आइटम्स हैं, दैट मींस फिक्स एसेट बेच के, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेच के आपको जो प्रॉफिट हो रहे हैं, ये कौन सा हर बार होंगे, ये कौन सा हर साल होंगे। सर ये तो एक्सेप्शनल आइटम्स हैं, ये तो ऑर्डिनरी एक्टिविटी है, ठीक है, बट एक्सेप्शनल आइटम है। क्लियर? एक्चुअल में तो प्रॉफिट इंक्रीमेंट कितना हुआ, 10 करोड़ हुआ। आपकी ओपिनियन चेंज, आपने इन्वेस्टमेंट करना क्या कर दिया, मना। अब क्यों मना किया,
क्योंकि आपके सामने क्लियर पिक्चर कंपनी ने अब शो करी, जबकि ऊपर क्या दिखा रही थी 100 करोड़ से 150 करोड़। अरे कम से कम बताओ तो सही कि 150 करोड़ आया कैसे। क्लियर। नाउ द इंटरप्रिटेशन ऑफ द यूजर चेंजेस। ऑब्वियसली द रीजन फॉर द चेंज is the separate disclosure. Now user understand the profit from sale of investment and fixed asset is not recurring in nature and user understand that there is a 10% growth. बिल्कुल सही है, 100 से 110 हुई, सिर्फ 10% ही तो चेंज हुआ। And based on the interpretation, user estimates the next year profits and take economic decisions accordingly. अब आपकी इंटरप्रिटेशन क्या हुई? चेंज। That's why there is a need फॉर सेपरेट डिस्क्लोजर्स। सर एक्चुअली अब मुझे समझ में आया कि हमें सेपरेट डिस्क्लोजर्स की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्यों चाहते हैं कि हम अपनी एक्सेप्शनल आइटम्स को, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स को या प्रायर पीरियड आइटम्स को अलग से डिस्क्लोज करें। सिर्फ ये कारण, सिर्फ इस कारण हम ये चीज चाहते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, सो यहां पे नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस भी मैंने आपके लिए यहां पे शेयर किए हैं, बट मुझे नहीं लगा, आई थिंक ये कोई खास इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी 2-2 लाइंस के क्वेश्चन है, जस्ट एक स्क्रीनिंग कर लेना। एंड फिर भी अगर इसमें कोई डाउट आपके पास आया, क्लियर, तो वो डाउट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। क्लियर। जस्ट अ मिनट, यहां पे सर हम एक चीज और देख ही लेते हैं, अगर कोई पॉइंट डिस्कस करने वाला रह भी गया। वैसे सर हम ऑलरेडी सारे पॉइंट डिस्कस कर चुके, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स हमारी अलग अलग सबकी हो चुकी। बिल्कुल सर, नॉर्मल है, कोई मतलब एक्सेप्शनल कोई ज्यादा नहीं है कुछ खास पॉइंट्स, बट फिर भी स्टिल आप अपने मॉड्यूल में से प्लस जो आपके स्कैनर के क्वेश्चन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के, वो आप अपने टाइम टू टाइम कंप्लीट करेंगे। एंड अगर कोई भी डाउट होगा तो वो डाउट आप 1 by 1 क्लियर करेंगे। इज दैट क्लियर? ओके, थैंक्स लॉट एंड हैव अ नाइस डे। एंड क्वेश्चंस को साथ साथ प्लीज कंप्लीट करते जाना। ओके, बाय बाय।